यारा हो यारा, मिलना दोबारा, जाने कब रंग लाएगा। तो कैसे हैं दोस्तों? आप लोग को अभी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, अलग अलग चेंजेस। क्या कैसा फील हो रहा है? एग्जाम प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग का? किसके साथ? तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, द पॉलिटेक्निक क्लास पहुंच गया। रास्ता नहीं देखे थे, मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते अनेक हैं मंजिल की ओर जाने के लिए, लेकिन मंजिल की ओर किस रास्ता को पकड़ करके चले कि हम लोग मंजिल को पाए, ये नहीं पता था। तो इसी को आप लोग को बताने के लिए आप लोग देख रहे हैं किस तरह से आप लोग को बताया जा रहा है। और हम लोग का ट्राई है आप लोग को कि खेल खेल में, इंजॉय के साथ में, जैसा कि आप लोग को विराज सर मतलब रॉक स्टार के भी रॉक स्टार हो चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। तो देखिए आप लोग को तो साउंड सही जा ही रहा होगा, सॉन्ग अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसे तो मैं गाता नहीं हूँ, और ख़ास करके आज मेरा एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम सेशन होने के कारण से मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हो पाया हूँ। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे थे कि कुछ दिन पहले मेरा लाइव क्लास चल रहा था नॉइस से रिलेटेड, एडवांस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए। तो इधर 2-3 दिनों से आप लोग को मैं नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन आज किसी कारण बस से समझिए कि मैं आ पाया। तो वो कारण है एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम। सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम, स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम का बात है, उन लोग का भविष्य का बात है, तो ये नहीं रुकना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोग के साथ हूँ। आज थोड़ा सा आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ डैमेज टाइप के लग रहे हैं, तो हाँ, तो थोड़ा सा एनर्जी में थोड़ा सा डैमेज है, क्योंकि मुझे भी 3-4 दिनों से इधर लगातार मैं जूझ रहा हूँ अपने स्वास्थ्य से लेकर के। कोरोना टाइम है ना, देख रहे हैं गला ऐसा पकड़ा हुआ है कि बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को कुछ न कुछ समझा दूँ। तो चलिए आज के इस एग्ज़ाम सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट पे आपको डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो कि पिछले वाले सेशन में क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा मैकेनिकल का करा दीजिए, इलेक्ट्रिकल का करा दीजिए सर, और इलेक्ट्रिकल का ऑल पेपर करा दीजिए। तो इन सभी को मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं। और ऐसे भी सारे लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मीन्स क्या होता है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इट मीन्स ये समझ सकते हैं इसे कि कॉलेज कोई भी हो, धमाका किसका होगा? तो कमेंट करके बता दीजिए किसका होगा धमाका। धमाका किसका होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों जितने मेहनत से हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, खास करके मैं विराज सर को और अंशु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने तरफ से भी, कि जो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के प्रति। लाइक एजे मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि जब मैं पिछला सेमेस्टर में आप लोग के साथ जुड़ा हुआ था तो मैं अकेला पड़ जा रहा था। मैं अपने तरफ से लाख कोशिश कर रहा था, फिर भी मुझे एक साथ की ज़रूरत थी, और वो साथ आज मिल रहा है, कंपटीटर मिल रहा है। और इतनी अच्छी तरह से कंपटीटर कर रहे हैं कि देखिए मैं जब नहीं भी रहता हूं ना, तो ये महसूस नहीं होने देते हैं कि कोई यहां से चला गया है। मैंने पहले भी कहा था कि अंशु सर और विराज सर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बूस्टर्स हैं। बूस्टर मीन्स समझ रहे होंगे, 5th सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था, रेडियो टेलीविजन इंजीनियरिंग में बताया था। बूस्टर क्या करते थे? वो एनर्जी को बूस्ट करने का काम करते थे। तो सेम टू सेम अभी आप लोग को मोटिवेट करने के साथ साथ आपके एजुकेशन पर्पस से, आपके एग्जामिनेशन पर्पस से जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए बूस्टर की तरफ वर्क कर रहे हैं। और इनकी मेहनत रंग ला रही है कि आप लोग को अपने सेटिस्फैक्शन में आप लोग को वो झलक रहा है। आप लोग का जो कमेंट है, जो आप लोग का प्यार है, वो झलक रहा है। और
तो जो भी स्टूडेंट है वो जान ले ओनली क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, द पॉलिटेक्निक क्लासेस मींस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और अभी एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें आप लोग को करनी है उसके लिए हमारे पूरी टीम आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। एग्जाम के पहले एग्जाम वाले सेशन सॉल्यूशन में हम लोग चल रहे हैं और आज हम लोग आज के डेट में आज एक एग्जाम हुआ था क्या, तो एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या ACS इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग के एग्जाम पर्पस से। मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा पेपर हो जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हो और जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, कहने का मतलब 70 में 70 नंबर आप अगर ला सकते हो, तो एक यही सब्जेक्ट है इस 6 सेमेस्टर में ACS एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70 में 70 मार्क्स ला सकते हो। इट मीन्स अगर आप लोग 70 में 70, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, 65 से 68 के बीच में नंबर इसमें आए हैं स्टूडेंट लोग के, 65 से 68 के बीच में मार्क्स आए हैं। क्यों आया है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर है। और किसी सेशन में आप देखोगे तो आपको 60 मतलब कि 40 नंबर जो है, आपको 40 से 45 नंबर के न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओगे 2018 का पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और कहाँ से क्या आता है ये सारे चीजें मैंने पहले से बता रखा है, वो किस वीडियो में आपको मिलेगा, तो A to Z एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम VVI क्वेश्चंस वाले सीरीज में मैंने वहां पे फुल डिटेल में आपको बताया है कि कहाँ से क्या पेपर में आता है, जो न्यूमेरिकल है वो कहाँ से पूछा जाता है, तो उसको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए इस सेशन में हम लोग क्या जानेंगे, तो ACS जो आज के डेट में हम लोग के द पॉलिटेक्निक क्लासेस में जो चल रहा है एग्जाम के पहले एग्जाम का सेशन, उसमें आज का पेपर था एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह से जिस तरह से विराज सर ने आप लोग को पैटर्न ने बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे 30 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उससे का क्या था, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस बनाने थे। और जैसे ग्रुप बी वाले सेशन में, ग्रुप सी वाले सेशन में जो सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या थे, और में 2 क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में मिलता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे। कहने का मतलब ओवरऑल इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस थे। तो उसका आज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को आपको पाने के लिए आपको इस लाइव सेशन में बने रहना है। और आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग को बताया हुआ है कि PDF कहाँ मिलता है, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप का। तो जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, और जो जुड़ चुके हैं वो वहां से देख सकते हैं। ये VVI क्वेश्चंस का, कहने का मतलब ये VVI नहीं इसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं SVT क्वेश्चन लीक। और कोई क्वेश्चन लीक करवाता है एग्जाम के रात के पहले, हम लोग आप लोग को ये 10 से 15 दिन पहले आपको बता दिया जा रहा है। अब इससे अच्छा एडवांटेज आप लोग के लिए क्या होगा। तो चलिए, अब वक्त की पाबंदी है इसलिए ज़्यादा बातें इधर उधर की ना करके हम लोग ऑन द स्पॉट पहुंच रहे हैं टॉपिक पे। तो देखिए, ये जो आज का पेपर था इसमें एडवांस कम्युनिकेशन है, और इसमें मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको 4th सेमेस्टर बेसिक कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 5th सेमेस्टर रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन R&T कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके कौन कौन से यूनिट से पूछे जाते हैं ये मैंने पहले ही बताया। और 6 सेम का माइक्रोवेव से भी इसमें सवाल आ जाते हैं, माइक्रोवेव से भी कुछ सवाल हैं जो कि आ जाते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें एक मैंने छोड़ दिया था, वो क्या छोड़ दिया था, तो जो माइक्रोवेव से प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए थे उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मैंने इसमें अटैच नहीं किया है। तो इसको आप लोग समझिएगा, जो भी क्वेश्चंस होगा माइक्रोवेव से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होगा उस पेपर में कुछ माइक्रोवेव से क्वेश्चंस मिलेंगे। उस क्वेश्चंस को आपको एडवांस कम्युनिकेशन के दिन भी रिपीट करके जाना है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से माइक्रोवेव के क्वेश्चंस को आपको करके जाना है एडवांस कम्युनिकेशन के दिन।
ताकि आपका छूटे ना और गलती ना हो, क्योंकि माइक्रोवेव का एग्जाम लास्ट डे होता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग ऐसे ही चले जाते हैं एडवांस कम्युनिकेशन में और वहां पे सवाल पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट किया जाता है, आप देख सकते हो उस चीज को और समझ सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो एक बार मैं आप लोग से फिर कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मैनेजमेंट में अच्छा सहयोग किया और इस लाइव सेशन को उसी तरह से फिर से एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी दोस्त हैं आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के, उन सभी के लिए ही ये सेशन चल रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है बाबू, तभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर हम भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से नहीं जुड़ते तो ना ही आपके साथ जुड़ते और ना ही इतने सारे लोगों से जुड़ पाते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का साथ और इंडिया का विकास करना है, इसको इंडिया लेवल का जो इंजीनियरिंग है आने वाला समय आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और खुशखबरी आप लोग को बता दूं, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपडेट आने वाली है। उसमें अभी दोस्तों समय लग जाएगा, लेकिन आने वाले 4 से 5 साल में मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये जो बिहार है ना, बिहार ये बिहार एक जानने होंगे कि हम लोग का ब्रांच है, उस ब्रांच पे एक हम नगर है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी के नाम से जाना जाता है। नहीं सर, बेंगलोर को जानते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी के नाम से। तो उसके बाद जो दूसरा स्थान होगा ना, वो बनने वाला है बिहार आने वाले 4 से 5 सालों में। ठीक है, इसकी भी पूरी जानकारी मैं विथ प्रूफ के साथ एक छोटा वीडियो क्लिप में आपको डिटेल में दे दूंगा। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है बाबू। तो इसलिए पढ़ाई, वो भी क्वालिटी वाला पढ़ाई, जो कि हम लोग आप लोग को ये दे रहे हैं, ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्वालिटी अपनी बरकरार रखो। एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का साथ नहीं छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको इस मुकाम तक ले जाएगी कि आप क्या, आपके घर वाले भी नहीं सोच सकते हैं उस पॉइंट के लिए। तो बस साथ देना है, साथ दीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग को ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगी जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने सारे स्टूडेंट को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट है, ग्रुप ए में 30 नंबर क्वेश्चंस थे, मतलब 30 क्वेश्चंस थे। उसका फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को 4th सेमेस्टर में बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ना था। कहां? बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। देखिए मेरा तबीयत खराब है, इसके कारण से आप लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एनर्जी में थोड़ा सा कमी कर रहा हूं। तो वो क्या करूं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, क्या बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप पे चले जाइएगा, द पॉलिटेक्निक क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा, आपको ऐप सामने दिखेगा। ये लोगो देखिए, उस ऐप का लोगो है, ये वाला लोगो है, पहचान लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चंस दिया हुआ है एफएम जनरेशन से, एफएम जनरेशन से एक क्वेश्चंस दिया हुआ है। एफएम क्या होता है दोस्तों? तो एफएम का पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आप लोग समझते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन के टाइप क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में। व्हाट इज मॉड्यूलेशन, राइट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो उसमें डिटेल में मैंने लाइव सेशन में बताया है कि मॉड्यूलेशन के टाइप 3 होते हैं, एक एएम मॉड्यूलेशन, एक एफएम और एक पीएम। तो यहां से क्वेश्चन है एफएम जनरेशन से, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को 2 मेथड के द्वारा क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। 2 मेथड के द्वारा, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। यहीं से एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह हमेशा रिपीट होता है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड is used for generation of तो किसके जनरेशन के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है डायरेक्ट एफएम और एक है इनडायरेक्ट एफएम और सी में है एसएसबी एससी।
नाम सुने होंगे, सिंगल साइड बैंड संप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। उसके बाद है DSBSC, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था, अब डिटेल में हम लोग को जाना है फोर्थ सेमेस्टर में। शायद आप लोग का कोरोना खा गया फोर्थ सेमेस्टर, तो मैं क्या कर सकता हूँ भला, कोरोना में तो सबका जीना मुहाल कर रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड है बाबू, इनडायरेक्ट मेथड है किसका? तो एफएम का। एफएम को जनरेशन करने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड का यूज करते हैं। किस लिए? तो इनडायरेक्ट रूप से एफएम को जनरेट करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, इनडायरेक्ट एफएम, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन थ्योरी से ये क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा हुआ है। कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इसके चार जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस है आपके, एक फर्स्ट में है सिमेट्रिक, और बी में है ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और सी में है बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें हैं आपको जो रटना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रटना पड़ेगा, डिटेल में बहुत ज्यादा जाना नहीं है। तो ये चीजें हैं, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन इसका सही है। और इसमें क्या है? सिमेट्रिक और ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये इसका दोनों ऑप्शन सही है बाबू। तो ये हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्या? ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक, और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या होता है? सिमेट्रिक भी होता है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बी का। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चैनल कैपेसिटी। चैनल कैपेसिटी इंफॉर्मेशन थ्योरी से बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, चैनल कैपेसिटी। 4 नंबर क्वेश्चंस में ये हमेशा आता है। चैनल कैपेसिटी हो गया, हार्टले-शेनन लॉ हो गया, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो ये कह रहा है चैनल कैपेसिटी इन कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन, चैनल कैपेसिटी इन कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन। चैनल कैपेसिटी सिस्टम डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि चैनल्स जो कैपेसिटी है वो किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए चैनल कैपेसिटी किस किस पे डिपेंड करता है। तो एक चैनल कैपेसिटी सी बराबर एक फार्मूला होता है बाबू, क्या? बी लॉग 1 प्लस एसएन रेशियो। क्या? एसएन रेशियो एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप लोग नोट भी कर सकते हो। एक आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा मेरा चैनल कैपेसिटी से रिलेटेड, जो कि पूछा गया है और हमेशा ये पूछा जाता है। तो चैनल कैपेसिटी का ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ये इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपका आता है, वो मैंने सोल्व करा रखा है। आप लोग यूट्यूब पे देखे भी होंगे उस क्वेश्चन को। एक इंफॉर्मेशन थ्योरी का सेपरेट वीडियो बना रखा, उसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी से जितने भी हार्टले-शेनन लॉ हो गया, चैनल कैपेसिटी हो गया, या फिर इससे इंट्रोपी से क्वेश्चंस आ जाता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम, वो सारा क्वेश्चन का उस वीडियो में सॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन थ्योरी का। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें मैंने ये बताया ये फार्मूला क्या होता है। तो चैनल कैपेसिटी बराबर बी होता है, ये बीटा नहीं है बी है, इसको बी समझिएगा, ठीक है। बी लॉग इनटू 1 प्लस एसएन रेशियो, ये एक होता है। तो ये देखिए इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है बैंडविड्थ, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, और सी में है बोथ। तो देख रहे हैं यहाँ पे चैनल कैपेसिटी को कौन कौन निर्भर कर रहा है, इस चैनल कैपेसिटी पे डिपेंड है। किस किस पे चैनल कैपेसिटी डिपेंड है? तो बैंडविड्थ, बी से क्या है? बैंडविड्थ पे ये डिपेंड है, और एसएन रेशियो पे भी डिपेंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि बोथ है। बोथ में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है चैनल कैपेसिटी यदि बैंडविड्थ, और बी में दिया हुआ है एसएन रेशियो। तो इसका बोथ हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही देख रहे हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो इसको आप लोग क्लियर करके जाओगे। मैंने पहले भी बोला कि वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट्स या लिंक जो प्रोवाइड हुआ होगा ग्रुप में, तो उसमें ये लिंक आपको मिल जाएगा। ऐसा आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है मैन मेड नॉइज से। नॉइज से हमेशा क्वेश्चंस बनता है, तो उस नॉइज वाले क्वेश्चन से दिया हुआ है मैन मेड नॉइज इज यूजुअली फ्रॉम। इसमें देखिए पूछ रहा है वेव प्रोपगेशन की बात कर रहा है। तो वेव प्रोपगेशन जैसे स्काई वेव होता है, एक होता है स्पेस वेव होता है, स्पेस वेव, और एक होता है ग्राउंड वेव। तो ग्राउंड वेव का इसमें ऑप्शन नहीं है, ए में दिया हुआ है ये, बी में ये दिया हुआ है, और सी में बोथ दिया हुआ है शायद, हाँ सी में बोथ है, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो सर इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ग्राउंड वेव। याद रखिएगा ग्राउंड वेव को ही सरफेस वेव भी हम लोग कहते हैं। तो ये हो जाएगा ग्राउंड वेव, और सरफेस वेव में ज्यादा रोल अदा करता है क्या? मैन मेड नॉइज। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग देखिए कमेंट करके जो बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन पे ना अभी फोकस आप लोग ना दें तो ही बेहतर है, ठीक है। जो भी है यहाँ पे फोकस दे, जो भी है उसको क्लियर करे, जो भी डाउट है उसको क्लियर करे। 5 नंबर क्वेश्चंस में एक दिया हुआ है नॉइज ड्यू टू, क्या दिया हुआ है? नॉइज ड्यू टू रैंडम, नॉइज ड्यू टू रैंडम बिहेवियर, रैंडम बिहेवियर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर इज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शॉर्ट नॉइज, शॉर्ट नॉइज। टाइप ऑफ नॉइज में हम लोगों ने देखा है। बी में दिया हुआ है फ्लिकर नॉइज, और सी में दिया हुआ है क्या? पार्टीशन नॉइज, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो देखिए पहला क्या है? शॉर्ट नॉइज है। तो देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नॉइज से। तो शॉर्ट नॉइज को ही हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम बिहेवियर। शॉर्ट नॉइज कहने का मतलब, रैंडम बिहेवियर कहने का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं एक दूसरे से जब रिकम्बाइन होते हैं, या फिर ये दोनों अलग होते हैं, इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके कारण से जो नॉइज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट नॉइज। इसी को हम लोग रैंडम बिहेवियर में जो थर्मल उत्पन्न हो रहा था और उसके कारण से जो नॉइज हो रहा था उसको हम लोग थर्मल एजिटेशन नॉइज और थर्मल नॉइज भी कह रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट नॉइज, ये राइट आंसर है। देखिए फ्लिकर नॉइज क्या होता है? तो फ्लिकर नॉइज हम लोग किसको कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज को फ्लिकर नॉइज कहते हैं। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लिकर नॉइज कहते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को कहते हैं ट्रांजिस्ट टाइम नॉइज। और पार्टीशन नॉइज आप लोग जान ही रहे हैं, जब करंट जो है एक से दो पाथ में डिवाइड होता है तो उस समय जो नॉइज क्रिएट होता है उसको पार्टीशन नॉइज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो शॉर्ट नॉइज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट द फ्रीक्वेंसी यूज्ड, द सैटेलाइट द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम। कह रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस का कम्युनिकेशन करे सैटेलाइट के हेल्प से, तो देखिए इसमें इनडायरेक्टली रूप में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग सैटेलाइट फोन। जब कम्युनिकेशन का मतलब कि सैटेलाइट से यूज करते हैं हम लोग प्रोसेस, तो वो होता है सैटेलाइट फोन की मदद से। और ये रियली वे में ये पूछ रहा है सैटेलाइट फोन का फ्रीक्वेंसी रेंज, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में इसने लिखा कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में देखिए कैसे पूछ रहा है, तो इसको समझना है। ये डायरेक्टली रूप से पूछ रहा है क्या? सैटेलाइट फोन का फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जो सैटेलाइट फोन का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है? तो 1 to 2 गीगाहर्ट्ज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो सैटेलाइट फोन के साथ साथ जीपीएस के लिए भी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, गाड़ी में जीपीएस वगैरह ये सब लगाते हैं कि नहीं, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये दो बातें याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है? तो भी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है और भी मिन का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इससे अच्छा
क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता, जिसको मैंने बार बार रिपीट करके बताया है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर वी मैक्स माइनस वी मीन और बटा वी मैक्स प्लस वी मीन, ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला। दिया हुआ है इसमें कितना, वी मैक्स दिया हुआ है 60 और वी मीन दिया हुआ है 40, तो अप्लाई कर दीजिए। वी मैक्स हो गया 60 माइनस 40 बटा 60 प्लस 40, ये हो जाएगा कितना 20 बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, कहने का मतलब 0.2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एफएम से आ गया, कह रहा है कि एफएम ब्रॉडकास्ट लाइज इन किस रेंज में, फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है ना VHF UHF, ये सारा फ्रीक्वेंसी रेंज, ये सारा फ्रीक्वेंसी रेंज से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो पूछ रहा है एफएम ब्रॉडकास्ट जो है वो किस रेंज में लाइज करता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है VHF UHF SHF, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और एक दिया हुआ है HF, तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज वाला जो है वो एफएम जो है एफएम ये किस में, तो VHF रेंज में लाइज करता है। तो याद रखिएगा एफएम जब भी आएगा तो वो किस रेंज में लाइज करेगा, तो VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में लाइज करेगा। तो VHF और UHF का ना वैल्यू भी याद रखिएगा। वेव प्रोपगेशन वाले लेक्चर सीरीज में आपको A to Z का वैल्यू भी पता है। वो 6 नंबर में क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन में जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज होता है उसका बारे में लिखिए, तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो याद रखिएगा। आपको कहाँ मिलेगा, तो वेव प्रोपगेशन वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये चीज़ें बता रखा, तो वो आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्टिंग इज कॉज्ड ड्यू टू खाली स्थान इन्वर्जन। जो डक्टिंग है, डक्टिंग प्रोपगेशन, एक है हम लोग का डक्ट प्रोपगेशन पढ़ना, वो किसके कारण से होता है, तो बाबू टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण से। जो चार्ज पार्टिकल है इस इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के, उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है और उसका इफेक्ट पड़ता है डक्ट प्रोपोगेशन पे। तो ये डक्टिंग जो है वो किसके कारण से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, टेम्परेचर के कारण से। किससे, तो टेम्परेचर के कारण से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल देता है। हड़बड़ का काम होता है बाबू, शैतान का काम होता है। जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना तो अपने माइंड को अस्थिर जरूर रखना, नहीं तो जानते भर में गलती करके आओगे। और ये ऐसी गलतियां स्टूडेंट बार बार करते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चंस दिया हुआ, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 10 नंबर, कह रहा है फ्री स्पेस इंट्रिंसिक इंपीडेंस। कह रहा है कि फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इंपीडेंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 222 पाई ओम, और बी में दिया हुआ है 377 ओम, और सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी में दिया हुआ है नन। डी में दिया हुआ है नन। देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसमें बहुत ही क्वेश्चंस में घुमा फिरा करके आपको पूछा जाता है। क्या घुमा फिरा करके पूछा जाता है ये समझिएगा। ऑप्शन में हमेशा गड़बड़ी, अगर ये वाला ऑप्शन मिल गया तब तो ये सबसे इजी है। देख लेना, आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा, अभी भी होगा। इस वाले वैल्यू को जब आप पुट करके, मतलब 120 पाई को पुट करके इक्वल करोगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा, 3.77 ओम के इक्वल में आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे हमेशा ये होता है, मिस्टेक होता है। इसका एक्चुअल में होता है कितना, 377 ओम करके, 377 ओम करके ये आपका वैल्यू होता है, ठीक है। ये 377 ओम। अब यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन में छोटा सा डॉट दिया हुआ है, उसको इग्नोर कर देते हैं लोग और झट से एकदम मारते हैं बोथ ए एंड बी। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। देखिए हमेशा क्वेश्चंस में ये दोनों साथ में होते हैं, 377 ओम और ये 120 पाई ओम। तो अगर ये साथ में है तब तो बोथ होगा, लेकिन नहीं है तब ध्यान देना है इस बात को। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला था, गलतियां
किए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसी गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। बस उस समय ना माइंड को शांत रखना और कंसंट्रेट करके ऑब्जेक्टिव को बनाना है, क्योंकि ये एक नंबर आपको अगर आ रहा है तो जाने नहीं देना है हाथ से, समझ रहे हैं ना। और इससे इजी क्वेश्चंस कोई हो भी नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी बैंड से दिया हुआ है, नहीं एक इक्वेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये कौन सा इक्वेशन है। एफएम का इक्वेशन और एएम का इक्वेशन से हमेशा 4 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो जिसका एक वीडियो आपको मिला होगा, वो लिंक मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन, एक दिया हुआ इक्वेशन ए बराबर वी सी इंटू 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी, ये और ये दिया हुआ है साइन ओमेगा सी टी दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग जानते हैं इक्वेशन हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, क्या इक्वेशन में हम लोगों ने देखा है, समझा है, जाना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एफएम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन किससे रिलेटेड है, तो एफएम से रिलेटेड है। और इसका ऑप्शन नंबर बी, ए एफएम वेव से रिलेटेड है। इसी तरह से इक्वेशन आपको एम का भी दे सकता है। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है, जो कि मैंने थ्योरी में दिया था इससे रिलेटेड। और ये जो भी न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है, तो वीके मेहता के मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वाले से पूछा जाता है। कौन सा चैप्टर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी एडवांस कम्युनिकेशन का आप एग्जाम देने जाओ तो वीके मेहता का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का एफएम और एएम इक्वेशन से जितने सारे भी रिलेटेड वीवीआई जो भी मैंने बताए हैं ए टू जेड वाले सेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो करके आपको जाना है। ठीक है, आपको ग्रुप में एक पीडीएफ भी शायद मिला होगा जो जिसमें सारा चीज मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज, एस बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आप लोग रडार में भी पढ़े हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी पढ़े हैं फ्रीक्वेंसी रेंज, और माइक्रोवेव में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो एस बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज ये सबसे आसान है, 2 गीगाहर्ट्ज टू 4 गीगाहर्ट्ज। इसको याद करने का तरीका भी अंशु सर ने आप लोग को बता रखा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन से, क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन है सेलुलर टेलीफोन, जो हमारा सेलुलर टेलीफोन होता था, जो हम लोग इस जो यूज करते हैं, आज भी मिल जाएगा आपको देखने में ऑफिस वगैरह ये सब में सेलुलर टेलीफोन। तो उसको जो यूज करते हैं तो वो किस और नाम से उसको जाना जाता है, तो एक इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है एएमपीएस के बारे में, एएमपीएस के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। इस बात को याद रखिएगा। एएमपीएस क्या होता है, तो एडवांस मोबाइल और मोबाइल फोन एडवांस मोबाइल फोन सर्विस, ये हो गया एएमपीएस। और ये किसका दूसरा नाम है, तो सेलुलर फोन का, जो हमारा सेलुलर टेलीफोन सर्विस है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एडवांस मोबाइल फोन सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है, एडवांस मोबाइल फोन सर्विस, एडवांस मोबाइल फोन सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो किस ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो किस ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है। तो मैंने ऑर्बिट वाले सेक्शन में बार बार इस बात को रिपीट करके बताया है कि जो हमारा सैटेलाइट है कम्युनिकेशन पर्पस से यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और उस जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसको जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया है, क्यों कहते हैं जियो स्टेशनरी। और ये किस ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट पे, किस ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है, तो सर्कुलर ऑर्बिट पे, सर्कुलर ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर ए में ही था, सर्कुलर ऑर्बिट।
ये सर्कुलर ऑर्बिट पे मूवमेंट करता है। और इस ऑर्बिट पे कौन सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है? तो जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। देखिए इसके थ्योरी समझिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इस ऑर्बिट को हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट पे मूवमेंट कर रहा है और इस पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इस ऑर्बिट को हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही था। 14 नंबर ये क्वेश्चन था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों इसका नाम पड़ा, ये बताइए सर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है सैटेलाइट का हाइट, जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है जो कम्युनिकेशन पर्पस से यूज होता है, उसका हाइट कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर। अर्थ से इसका हाइट कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। और मिनिमम कितने सैटेलाइट यूज किए जा सकते हैं पूरे ओवरऑल ग्लोब को कवर करने के लिए? तो मिनिमम 3 सैटेलाइट। ये 3-4 क्वेश्चन जो है हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर ऑर्बिट। और सर्कुलर ऑर्बिट को ही हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? ये हमने बता दिया। एक चीज यहाँ पे मैंने नहीं बताया, तो वो नहीं बताया जियो स्टेशनरी इसको क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने बार बार आपको रिपीट करके बताया है। बहुत सारे वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं नहीं मतलब आप में से कोई ऐसे नहीं होंगे जो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहा जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मोबाइल टेलीफोन हैज रेंज ऑफ अबाउट। इसमें हमेशा डाउट रहता है, लेकिन मैंने इसमें बताया था पिछला जो आप लोग का टेस्ट चल रहा था, इसके पहले ऑब्जेक्टिव का सेशन का वीकली टेस्ट चलता था, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस को रिवीजन भी करवाया और उसका सॉल्यूशन भी दिया था। तो इसका 50 किलोमीटर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन का रहा है कि द मोबाइल टेलीफोन हैज़ ए रेंज ऑफ अबाउट, तो 50 किलोमीटर इसका मैंने कहा था कि इसको लेकर के चलिएगा। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको अगर 50 किलोमीटर ना मिल करके 40 मिल जाए या 45 मिल जाए, तो इसको आप प्रीफेयर करिएगा। कहने का मतलब यही था कि 50 से अप्रॉक्स में जो होंगे उसको आपको प्रीफेयर करना है। तो ये हो गया 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज, मतलब कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, एफसी का वैल्यू दिया हुआ है 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और फाई आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और बोल रहा है कि एफ एम यू एफ का वैल्यू क्या होगा? व्हाट। तो मैंने बताया है एक रिलेशन, ये हमेशा 6 नंबर क्वेश्चन में इसका रिलेशन को प्रूव करने के लिए भी पूछता है। एफ एम यू एफ बराबर एक फार्मूला होता है एफ सी सेक फाई आई, ये एक फार्मूला होता है और इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हमेशा पूछा जाता है 6 नंबर में। तो इसको मैंने करवा भी रखा है, आप लोग को मैंने बताया था ये कहाँ मिलेगा। इसके लिए आप लोग प्रीवियस वाला वीडियो को प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो देखे होंगे तो वो जान रहे होंगे, जो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस जो A to Z करके एक वीडियो है, A to Z एडवांस ACS क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, उसमें मैंने सारा डिटेल में बता रखा, तो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं, FC का वैल्यू आपको पता है और 60 पता है, फाई आई का वैल्यू पता है। इसको पुटअप कीजिएगा, अब पुटअप करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 60 मेगाहर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग के पास कैलकुलेटर है, इस पे पुट कीजिए। 30 मेगाहर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 30 × 10⁶ लिख सकते हैं। मेगा है तो मेगा होता है 10⁶, और फिर सेक रहने दीजिए, और फाई आई का वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 डिग्री कर दीजिए। समझ में आया? तो इस तरह से इसको पुटअप कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, और जो आएगा आंसर वो क्या आएगा? 60 पे 6 शून्य आएगा, तो उसको 60 का 10⁶ लिख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि 10⁶ को क्या कहते हैं? मेगा। तो ये मेगा और आप फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में हो गया 60 मेगाहर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है बाबू? ये है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और बोल रहा है कि इनमें से कौन सही है। कह रहा है क्वेश्चन कि ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़ रहे हैं उसको सुनिएगा। ठीक है,
पढ़ रहे हैं हम, सुनिएगा क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है हैज द सेम पीरियड ए डेट ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि इसका जो पीरियड होता है, मतलब कि जितना टाइम में ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है वो अर्थ के सेम होता है। तो सही बात बोल रहा है बाबू, मैंने बताया था, इसीलिए तो इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से जान रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ का स्पीड जितना अपने अक्ष पे जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, सेम टू सेम उसी वेलोसिटी से ये सैटेलाइट भी रोटेट करता है, जिसके कारण से जब हम अर्थ से उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो सैटेलाइट हमको स्थिर अवस्था में, मतलब स्टेशनरी अवस्था में दिखाई देता है। इसलिए उसको हम लोग जियो स्टेशनरी का नाम दे दिए गए हैं। इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि दो ट्रेन एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है सेम वेलोसिटी से, तो क्या होता है, आमने सामने हम लोग को दिख पाते हैं। कहने का मतलब आमने सामने जो बैठा हुआ है वो दिख रहा है। कहने का मतलब लगता है कि जैसे ट्रेन चल नहीं रही है, दोनों एक जगह स्थिर है। तो सेम यही प्रोसेस के कारण से हम लोग को वो सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देता है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन सही हो गया, ये जियो सिंक्रोनस से के जैसा है। फिर कह रहा है कि हैज ए सर्कुलर, बी में दिया हुआ है हैज ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो हाँ, ये भी सही है कि ये इसका जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट। अभी हम लोगों ने देखा। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट जो होता है उसी को हम लोग जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के भी नाम से भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने बताया। और फिर कह रहा है कि रोटेट इन द इक्विलैटरल प्लेन। तो हाँ, इक्विलैटरल प्लेन पे है, इसके प्लेन में कोई भी इंक्लाइंडेशन नहीं है, सीधा है, तो इसलिए इसमें इंक्लाइंडेशन नहीं है, तो ये इक्विलैटरल प्लेन में है। और डी में है हैज ऑल ऑफ द अबव। तो सही है, इसका डी ऑप्शन सही है, इसका सारा ऑप्शन सही था। तो ये चारों ऑप्शन सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर से हमेशा बाबू 4 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आइनोस्फेयर लेयर DEF1 और F2, ये इस लेयर से हमेशा क्वेश्चंस बनता है। तो कह रहा है कि कौन सबसे ज्यादा थिकेस्ट है, सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर कौन है। तो देखो, रात के समय में सिर्फ और सिर्फ F लेयर ही वर्क करता है। रात के समय में सिर्फ और सिर्फ F लेयर ही वर्क करता है, और दिन के समय में ये F लेयर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। D लेयर, E लेयर, और F जो है F1 F2 में डिवाइड हो जाता है। तो इस ऑप्शन में आपको कह रहा है कि सबसे थिकेस्ट कहने का मतलब सबसे मोटा कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, F2। आइनोस्फीयर लेयर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने वेब प्रोपगेशन में बना रखा। स्काई वेब वाले को ही हम लोग आइनोस्फेरिक वेब प्रोपगेशन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये पूरा डिटेल उसमें है। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको लेक्चर नंबर 6 या 7 में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप लोग को उपलब्ध है दोस्तों, तो इसका आप लोग भरपूर मनोरंजन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैंने उल्टा रख दिया है। क्या है, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो आंसर बी में क्या है, F2। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा उस तरह से आपको डी में मार दिया है। तो इससे आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें बी सही है, इसमें ध्यान दीजिए, इस पे फोकस, रटने पे नहीं चाहिए। ABCD रट के आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो आंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस दिन आप क्या कैसे पे वर्क करने लगे, आप में इम्प्रूवमेंट, जो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा ना वो झलकेगा, आपके अंदर वो विश्वास आएगा। और वो विश्वास एक बार जाग गया ना दोस्तों, तो आप रुकोगे नहीं, आज ना कल कहीं ना कहीं आप सेटल हो ही जाओगे। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रडार से है। रडार से कह रहा है कि इन रडार सिस्टम द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। कह रहा है कि रडार सिस्टम में एक जो चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, वो क्या होता है। तो रडार सिस्टम से हमेशा ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट ये हमेशा क्वेश्चन बनता है 4 नंबर में, या फिर शॉर्ट नोट में लिखने को ये दे देगा डॉपलर इफेक्ट के बारे में। और रडार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। जो फ्रीक्वेंसी जो शिफ्ट होता है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग होता है, उसको हम लोग डॉपलर शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, डॉपलर शिफ्ट। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
और ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग रडार इंजीनियरिंग में मैंने बता रखा है, और वो आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, क्योंकि ऐप पे सारा चीज़ अवेलेबल है। और एडवांस कम्युनिकेशन के केस में ओनली इसका फ़ी कितना है बाबू, 199 रुपया, टैक्स वैक्स जोड़ करके शायद 202 करके समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। ज़्यादा पे नहीं है, आप अपना करके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जो आपको चल रहा है इतना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में मैंने बताया था ऑप्टिकल सोर्स के बारे में और ऑप्टिकल डिटेक्टर के बारे में, और यहां से क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 4 नंबर सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनता ही बनता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में है पिन डायोड के बारे में, और बी में है क्या, लेजर के बारे में, लेजर डायोड, और सी में है क्या, एलईडी, और डी में है क्या, तो डी में है बोथ दिया हुआ है, बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्टिकल सोर्स कौन है, ऑप्टिकल सोर्स कौन है, ये बोल रहा है ऑप्टिकल सोर्स कौन है। तो देखिए ऑप्टिकल सोर्स कौन है, इसके बारे में डिटेल बातें हमने कर चुके हैं, पहले से ही मैंने पढ़ा रखा है। तो जो लोग जुड़े हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप से और जो ऑफलाइन कोर्सेस में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि क्या मैंने बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि ऑप्टिकल सोर्स के तरह कौन वर्क करता है। तो मैंने बताया था लेजर डायोड और एलईडी, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल सोर्स के एग्जाम्पल्स है, और इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन में है बोथ, बी एंड सी। तो ऑप्टिकल सोर्स बोथ हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो आपका पिन डायोड है ना बाबू, पिन डायोड, ये ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह वर्क करता है। और इसके साथ साथ एक और क्या होता था, फोटो डायोड, याद रखिएगा ये दो नाम, फोटो डायोड। हमेशा क्वेश्चन में 4 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देता है, 4 नंबर में पूछेगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन, और डिस्क्राइब फोटो डिटेक्टर या फिर फोटो सोर्स, ऑप्टिकल डिटेक्टर या ऑप्टिकल सोर्स, एक्सप्लेन एनी वन। 6 नंबर में क्वेश्चन, कहने का मतलब कहेगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है उसको डिस्क्राइब कीजिए, और ऑप्टिकल सोर्स में किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑप्टिकल सोर्स में यहाँ पे लेजर और एलईडी है, तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लिख देना। लेजर के बारे में आप लोग माइक्रोवेव में पढ़े हैं, और एलईडी के बारे में तो कहना ही नहीं है, डिजिटल 2 में भी पढ़े हैं, और इसके पहले ईसीएम में भी पढ़े हैं, मेजरमेंट में भी पढ़े हैं, मेजरमेंट 2 में 5th सेमेस्टर में। आप लोग याद करिए, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। 6th सेमेस्टर समझिए ना कि आपके आईक्यू को टेस्ट कर रहा है, और खास करके एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और सिग्नल सिस्टम में तो बहुत मस्ट है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना बाबू, वो 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर माइक्रोवेव से भी अटैच हो जाता है। तो ये आईक्यू का ही आपका टेस्ट है कि आपने क्या पढ़ा है और कितना स्टोर करके रखा है। सेमेस्टर में रट करके पास हो जाते थे तो वो सही है, लेकिन एडवांस कम्युनिकेशन में मेहनत करना पड़ेगा, पेन और पेपर के साथ लिख करके प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और ये बातें मैं आज से नहीं, जब भी क्लासरूम या फिर वीडियो में भी मैंने ये सारी बातें आप लोग को पहले से ही बताई है, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसको प्रिपेयर भी करते हैं और उनको ये अभ्यास भी हो गया होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पल्स रडार का। पल्स रडार से क्वेश्चन है, नहीं देखिए क्वेश्चन है आपको वही ग्लोबल कम्युनिकेशन, ओवरऑल ग्लोबल कम्युनिकेशन को कवर करने के लिए मिनिमम कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया कितने, 3 होते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ से कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पल्स रडार कैन डिटेक्ट। पल्स रडार क्या होता है ये जानिए। रडार का एक टाइप है और इससे पूछ रहा है कि ये डिटेक्ट करेगा किस टाइप के टारगेट को, मूविंग टारगेट को, स्टेशनरी टारगेट को, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो ये किसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो जो पल्स रडार होते हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं एमटीआई के लिए। एमटीआई का नाम सुने होंगे, मूविंग टारगेट इंडिकेटर। ये क्या है बाबू, तो रडार डिस्प्ले का टाइप है, रडार डिस्प्ले का टाइप है। हमेशा ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है, इसका ब्लॉक डायग्राम और एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो हमारा पल्स रडार होता है वो किस तरह के टारगेट को डिटेक्ट करने का काम करता है,
तो मूविंग टारगेट, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, मूविंग टारगेट। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो स्टेशनरी वाले होते हैं उसको डिटेक्ट कर नहीं पाता है। कहने का मतलब इसका जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे यूज कर लेते हैं, लेकिन वो उतना एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यह मूविंग टारगेट के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन वगैरह ये सब होते हैं उसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 95 से कि IS 95 किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है IS 95? फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन से, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन? तो एक बात याद रखना, इस 6 सेमेस्टर में मॉडर्न कम्युनिकेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, 3G, और ये 3G है थर्ड जनरेशन कम्युनिकेशन बाबू। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर जहां पे भी 1G 2G 3G की बात आ जाएगा ना, तो आंख बंद करके 3G पे लगा देना, क्योंकि आपके सिलेबस में ओनली 3G पढ़ना है और इसी से रिपीट करता है क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछा। IS 95 बोले या GSM बोले, इसका पूरा नाम आप लोग जानते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसका पूरा नाम भी हमेशा गड़बड़ होता है, तो इसको समझिएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये हमेशा आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं, तो चाहे ये पूछे ये किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों 3G से रिलेटेड है। आपके सिलेबस में जो है उसी से पूछता है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग समझ में आइएगा। अब देखिए आते हैं, चलते हैं एक क्वेश्चन पे और। आप बोल रहे होंगे आप सर एक भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोग को एक और बातें मैं बता दूं, बार बार मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूं कि A to Z VBI क्वेश्चन पे, और ये जो एक्सप्लेनेशन या फिर जो आप देख रहे हैं वो आपको मैं शुरू में या स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि मेरा तबीयत इधर बहुत ज़्यादा डाउन था, इतना डाउन हो गया था कि मैं बेड पर से उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह से अब रिकवर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे आ जाएंगे। आपके साथ अब जुड़ गए हैं तो धीरे धीरे आ जाएंगे, मोशन में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं इस सेशन का सब्जेक्टिव का भी फुल एकदम सॉल्यूशन दे दूंगा। ऐसे मैं अब बार बार A to Z की बात क्यों कर रहा हूं, इसकी एक बात फिर से इंपॉर्टेंस आपको बता दूं। A to Z जो भी देखे होंगे ये वाला वीडियो, उस वीडियो में मैंने ये चीजें बता रखी है। सारे क्वेश्चन को डिटेल इंफॉर्मेशन में एकदम एक्सप्लेन किया हूं कि क्या पूछ रहा है, इसमें क्या लिखना है, कुछ का आंसर भी उसमें मैंने बताया है। और इसके साथ साथ मैंने उस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक आपको अवेलेबल करा दिए हैं। उसमें आपको 4th सेमेस्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5th सेमेस्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन है जो फुल डिटेल में उसका सॉल्यूशन का लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो स्टूडेंट मेहनती होते हैं ना बाबू, उनको ढूंढते हैं कि कहाँ पे क्या है, और वो ज़्यादातर अपने आप को ना टाइम बिताते हैं इसी सब में, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और एक बात और बता दूँ, इस एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम वाले सेशन में टोटल क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा कि A to Z VBI वाले में ही सही दिया हो गया है। तो वो सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम आउट है, क्वेश्चन पेपर आउट है। कुछ लोग के मन में डाउट हो रहा है कि सर आप लोगों तो ऐसे लिख दे रहे हैं कि एग्ज़ाम आउट, मतलब कि क्वेश्चन पेपर आउट है SBT एग्ज़ाम का, तो इसे SBT क्या करेगी, क्वेश्चन चेंज करेगी। मैं कहता हूं कि चेंज करने दो ना, अगर उन लोग को ज़रूरत पड़ा ना 2-3 बार भी क्वेश्चन चेंज करेंगे भी ना, तो मैंने आप लोग को इतना अच्छे से सारा A to Z मीन्स क्या होता है समझ रहे हो ना, A to Z मीन्स A to Z आपको दे दिया गया, इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, रियर केस में कहते हैं ना 1-2 क्वेश्चन इधर उधर छटकते हैं, तो कहते हैं कि जो हमारे प्रमुख गेंदबाज जो है बॉलर शोएब अख्तर, नाम सुने हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो वो भी जब गेंदबाजी करने लगता है ना तो कितना भी अच्छा कर लेता है। तो वीरेंद्र सहवाग का नाम सुने हैं ना, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना, छक्के चौके लगाते हैं ना, तो उसकी भी हालत हेकड़ी निकल जाती है। तो सेम सिचुएशन एग्जाम में भी होती है। आपके एक पेपर तो ऐसे होंगे जिसमें आपके कितना भी प्रिपरेशन करके जाओगे, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको दिमाग खट्टे, मतलब दिमाग पे जोर डालने का प्रयास करेगा। तो इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, बस जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उतना कर लीजिए।
मैं दावे के साथ करता हूं कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा ना तो 50 प्लस A to Z में स्कोर करिएगा। 50 प्लस A to Z पेपर में स्कोर करिएगा थोड़ा सा मेहनत करने के बाद। और अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिए ना तो इतना आप लोग निश्चिंत होकर रहिए कि 60 प्लस आप लोग स्कोर कर लीजिएगा। और जो बहुत ज्यादा करिएगा वो 70 में 69 पक्का, एकदम 65 प्लस आप लोग पक्का लाइएगा। और ये आज मैं ये कह रहा हूं ना, अगले दिन आप लोग खुद कहिएगा, एग्जाम के बाद आइएगा तो आप लोग खुद कहिएगा कि सर इतना अच्छा गया कि मैं कह भी नहीं सकता। क्योंकि पिछले बार जब मैं अकेले पढ़ा रहा था तो भी उस समय बहुत अच्छा मतलब कि हो गया था। कोरोना का टाइम था, फिर भी बहुत अच्छा सेशन चला गया था। मैंने अपने तरफ से कोशिश की थी कि जितना हेल्प कर सकूं, और की थी। अकेले रहते भर में रात को मतलब कि अगले दिन एग्जाम देने जाना है, उसके एक रात पहले मैं वीडियो बनाता था और जो कुछ भी बताता था वो जाते थे एग्जाम में कहते थे सर आप कहाँ से ला रहे हो, A to Z क्वेश्चन सेम टू सेम वही आ गया जो बताए थे सर। और उनका रिव्यू वीडियो भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। स्टोरी ऑफ द पॉलिटेक्निक क्लासेस वाले में आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेजर इन द पेजिंग सिस्टम। एक है रेडियो पेगिंग सिस्टम और उसमें हम लोग को पढ़ना है पेजर के बारे में। तो पेजर क्या होता है बाबू, तो एक ओनली क्या है, रिसीवर की तरह है। रिसीवर एग्जाम्पल मैंने दिया था, पेजर का एग्जाम्पल दिया था। आपके पास बिजली बिल आता है, बिल काट के एक पेज आपको दे देता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, पेजर है। उसमें सिर्फ क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, वो लाइक एज एक रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है। तो पेजर क्या है, रिसीवर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल फॉर्मेट। ये जो वीडियो का फाइल फॉर्मेट बनता है, देखते हैं MP3 MP4 पढ़ता है ना, तो वो जो वीडियो है, वीडियो MP4 वो क्या होता है, वीडियो का फॉर्मेट। तो ये किस फाइल में बनता है, मोस्ट वाइडली यूज किस फाइल का होता है, तो ये होता है बाबू, इसको याद रखना, H.264। ये क्या होता है, H.264। इसको आपको याद रखना होगा। कुछ बातें होते हैं जो याद कर लेने में फायदा ही फायदा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, बस इसको याद रखिएगा। वीडियो के लिए इस फॉर्मेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई इनेबल डिवाइस कैन बी। तो ABCD ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें PC वाईफाई से हम लोग क्या करते हैं, किसी लैपटॉप को या फिर जो कंप्यूटर होते हैं उनको भी, पर्सनल कंप्यूटर को भी क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव। ये सारा क्वेश्चन बाबू सिर्फ माइंड का यूज करना है, आंसर आपके सामने। फिर एक क्वेश्चन, रडार इज यूज टू फाइंड। तो रडार के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का, A में दिया है लोकेशन, B में दिया है मूवमेंट और C में दिया है प्रिसिपिटेशन। ये तीनों क्वेश्चंस मतलब कि तीनों चीज हम लोग रडार के हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है। तो ये इससे आपको पता चल जा रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा, क्वेश्चन नंबर। आप लोग कह रहे होंगे कि सर नहीं बोल रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर भी बोलते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हो गया 28 नंबर क्वेश्चन था बाबू। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है ये समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चंस को आपको कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन के लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। ऐप आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस सर्च करना है। और इसके साथ साथ आप लोग को लिंक में भी मिला रहा है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, वो 29 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या था, पिछला क्वेश्चन रडार। रडार में ये तीनों काम कर सकते हैं, लोकेशन, मूवमेंट और प्रिसिपिट। ये जो प्रिसिपिटेशन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो स्पीड, वेलोसिटी, कोई मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो कितने तेजी से आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है या पीछे की ओर। तो इस रडार से हम लोग ये तीनों चीज़ कर सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर। देखिए फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, वो सिंगल कोडेड भी होते हैं और मल्टी कोर भी होते हैं। तो वही कह रहा है कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज ए लार्ज कोर डायमीटर। उस कोर का डायमीटर कितना होगा, किस रेंज में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 to 300 माइक्रोमीटर। ठीक है,
इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सारे वैल्यू हैं, इसको आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर से लिखने के लिए तो ये सारे पॉइंट ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट लिखिएगा, नंबर दिलाएगा। एडवांस कम्युनिकेशन थ्योरी में आपको पॉइंट पे जरूर ध्यान देना है। और ब्लॉक डायग्राम, अगर फिगर है तो उस फिगर को जरूर ध्यान देना, तभी आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन एक फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? तो INTELSAT। देखिए IN से हो गया क्या? इंटरनेशनल। और TE से हो गया है टेलीकम्युनिकेशन। और SAT से हो गया क्या? सैटेलाइट। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन से रिलेटेड जो भी देखा, क्या देखा, ये सारे VVI क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो फिर से एक बार, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपका? तो एग्जाम से पहले एग्जाम का सॉल्यूशन हो रहा है। और इस एग्जाम के पहले एग्जाम के सॉल्यूशन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो क्या है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको टू द पॉइंट, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको SBT एग्जाम में मिलेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान में करके जरूर जाइएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार इसको रिवीजन पेन पेपर के साथ जरूरी है। ठीक है, एक और फिर से मैं बता दूं कि जितना भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे वो सारे थ्योरी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोग को क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको A to Z वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन को करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा ये नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि एग्जाम के पहले एग्जाम का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको रिवीजन 2, 3 बार 4 बार कर लीजिए। इतनी बार रिवीजन, अब नया पढ़ने का टाइम नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है। तो बस यही करना है, क्योंकि SBT को क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? हम लोगों ने ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब कोई टीचर आपको अगर आकर बोल रहा है कि इतना आएगा तो ये कहाँ से हो रहा है? आउट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, तो क्या हम लोग SBT से संपर्क रखे हैं? होता है, ऐसा भी होता है, आउट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये आउट क्या हो रहा है? A to Z एनालिसिस के बाद आपको कोई बता रहा है। तो इस सेशन में जितनी सारी बातें आपको बताई गई है उसका पालन जरूर करें, इससे आपको जरूर फायदा होगा। फायदा नहीं होगा बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी इससे अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ, आज थोड़ा सा मैं भी आप लोग को लग भी रहा होगा तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ही सही नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि तब तक मैं अच्छी तरह से हो जाऊं, और ताकि और भी जोरदार सेशन चल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।